हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 फिजिक्स में हमने अपने लास्ट वीडियो में फिजिक्स के सेकंड बुक के फर्स्ट पार्ट परावर्तन तथा दर्पण के 7 न्यूमेरिकल में से 4 न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए थे। आज हम उसके आगे के बचे हुए 3 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। पिछली जो वीडियो थी उसमें बच्चों को आवर्धन कब धनात्मक लेनी है और ऋणात्मक लेनी है इसके बारे में हमने बताया था। इसको पूरे तरीके से क्लियर नहीं किया था तो थोड़ी सी समस्या आ रही थी बच्चों को। आज हम आवर्धन कब धनात्मक और कब ऋणात्मक लेनी है पहले उसके बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद इन 3 न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। अब देखेंगे आवर्धन कब धनात्मक और कब ऋणात्मक लेनी है। आपको बताएं, प्रतिबिंब 2 टाइप के बनते हैं, एक वास्तविक तथा उल्टे और एक आभासी तथा सीधे। तो जो प्रतिबिंब वास्तविक बनते हैं तो वो हमेशा उल्टे बनते हैं। जैसे आपको बताएं, इसे ये वस्तु रखिए, इस वस्तु का प्रतिबिंब नीचे को बना है तो ये सच में वास्तविक प्रतिबिंब है, इसलिए उल्टा बना है। हमने आपको बताया था जो आवर्धन होती है प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई का अनुपात रेखीय आवर्धन कहलाता है। तो जब हमने हमारा प्रतिबिंब वास्तविक बना होगा तो वस्तु तो है एक्स अक्ष पर ऊपर की ओर, इसलिए धनात्मक ली होगी। प्रतिबिंब बना होगा नीचे की ओर, इसलिए हमें ऋणात्मक लेना होगा। तो जब वस्तु धनात्मक प्रतिबिंब ऋणात्मक लेंगे और जब उनका अनुपात करेंगे इस टाइप से, तो अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो आपको जो आपने वस्तु प्रतिबिंब को नीचे की साइड लिया है ये तो माइनस का आएगा। तो इसलिए पूरी रेखीय आवर्धन ऋणात्मक होगी। ऋणात्मक ली जाएगी जब ऋणात्मक ली जाएगी जब वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। यदि प्रतिबिंब वास्तविक नहीं बनता है, आभासी तथा सीधा बनता है, तो अगर वस्तु ऊपर की साइड रखी है तो प्रतिबिंब भी ऊपर की साइड ही बनेगा। अगर वस्तु ऊपर की साइड रखी है तो प्रतिबिंब ऊपर की साइड बनेगा। इसका मतलब वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई दोनों आपको धनात्मक लेने होंगे, जिसके कारण जो रेखीय आवर्धन आएगी वो धनात्मक आएगी, क्योंकि यहां पर एच डैश और एच दोनों ही धनात्मक लेने होंगे। तो रेखीय आवर्धन आपकी धनात्मक आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि प्रतिबिंब आभासी तथा क्या होगा, सीधा। अगर वस्तु आपका प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनता है तो 100% रेखीय आवर्धन ऋणात्मक लेनी होगी। आपको यह बात ध्यान रखना है। और आपको बता दें कि दर्पण में जब भी आप एक दर्पण सूत्र लगाएं तो उसमें आप देखें कि एक रेखीय आवर्धन का सूत्र होता है m बराबर -b/u बराबर h डैश अपॉन h। याद रखना इस फार्मूले को। जब भी आप आवर्धन देखें तो वहां पर एक फार्मूला होता है -b/u बराबर h डैश अपॉन h। इसमें प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई तथा ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी और ध्रुव से वस्तु की दूरी में संबंध होता है। यहां ध्यान रखना कि जो v/u है इसको ऋणात्मक लेना है और h डैश अपॉन h को हमेशा धनात्मक लेना है। इन चारों में से किन्हीं 3 का मान दिया हुआ करेगा और हमसे चौथे का मान पूछा करेगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 2 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु अवतल दर्पण के सम्मुख 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। एक वस्तु है 2 सेंटीमीटर ऊंचाई की है। देखिए हमने आपको चित्र के माध्यम से समझाया है। कोई वस्तु है जो 2 सेंटीमीटर ऊंचाई की है और वह अवतल दर्पण कौन सा लिया उन्होंने? अवतल। याद रखना है दर्पण है अवतल दर्पण के सामने 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो इसका मतलब ये 16 सेंटीमीटर जो हुआ वो वस्तु यू हो गया, वो वस्तु की दूरी है। उन्होंने कहा एक वस्तु है 2 सेंटीमीटर ऊंचाई की अवतल दर्पण के सामने 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। समझ जाओ ये यू है और यू हमेशा ऋणात्मक लेते हैं। उन्होंने कहा दर्पण द्वारा इसका वास्तविक प्रतिबिंब 3 सेंटीमीटर ऊंचा बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक। अवतल दर्पण में ज्यादातर प्रतिबिंब वास्तविक ही बनते हैं, एक प्रतिबिंब सिर्फ आभासी बनता है। मैं बार बार बता रहा हूं कि जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच रखी हो। इन्होंने कहा अवतल दर्पण द्वारा इसका वास्तविक प्रतिबिंब 3 सेंटीमीटर ऊंचा बनता है। देखिए इसका हमने वास्तविक प्रतिबिंब चित्र के माध्यम से समझाना चाहा है कि इसका वास्तविक प्रतिबिंब 3 सेंटीमीटर ऊंचा बना है। इसको हमने h डैश माना है, ऊपर से ऋणात्मक माना है, क्योंकि प्रतिबिंब नीचे के साइड बना होगा। अगर वास्तविक बना होगा तो हमने उसको माना है माइनस का। और ने कहा था वस्तु 2 सेंटीमीटर की है तो हमने उसको माना है प्लस का, क्योंकि वो ऊपर की साइड रखी है। इसने कहा जो प्रतिबिंब है वो -3 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। इन्हें कहा ज्ञात कीजिए नंबर 1 प्रतिबिंब की स्थिति। अगर वो आपसे प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है तो समझ जाइएगा कि आपको v निकालनी है। उसके बाद उन्होंने कहा नंबर 2 दर्पण की फोकस दूरी। तो अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी आप बताइएगा धनात्मक आती है या ऋणात्मक? हाँ,
अवतल दर्पण की फोकस दूरी इस साइड होती है, इसका फोकस जो होता है वो इस साइड होता है, तो ऑलरेडी ऋणात्मक ही आना है। अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी आएगी वो ऋणात्मक आएगी। उन्होंने हमसे कहा दो चीजें आपको ज्ञात करनी है, एक स्थिति और एक फोकस दूरी। उसने बस उन्होंने कहा एक वस्तु है जिसकी लंबाई, वस्तु की लंबाई 2 सेंटीमीटर है, उसके द्वारा बने वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई 3 सेंटीमीटर है और दर्पण से वस्तु की दूरी 16 सेंटीमीटर है। और उसने कहा वस्तु की स्थिति ज्ञात करनी है और आपको वस्तु की स्थिति के साथ साथ वस्तु की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो देखिए हमने माना वस्तु की ऊंचाई प्लस के 2 सेंटीमीटर। ऊंचाई प्लस में क्यों मानी है? क्योंकि हम जानते हैं ऊपर की साइड वस्तु रखी है। उसके बाद उन्होंने कहा वस्तु की दूरी 16 सेंटीमीटर, लेकिन हमने माइनस की ली है क्योंकि वस्तु जो होती है हमेशा ऋणात्मक साइड में रखी होती है, इसलिए हमने वस्तु की दूरी 16 सेंटीमीटर ली है। उसके बाद फिर बोल रहा है प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है वो 3 सेंटीमीटर है, तो हमें पता है प्रतिबिंब वास्तविक बना है तो नीचे की साइड बना होगा, इसलिए हमने उसको ऋणात्मक लिया है। अब हमसे कह रहे हैं प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, तो प्रतिबिंब की स्थिति के लिए हम लगाएंगे आवर्धन का सूत्र माइनस बी अपॉन यू बराबर एच डैश अपॉन एच। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहां पर दर्पण सूत्र लगा देंगे पहले, 1 अपॉन एफ बराबर 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन यू। अब आप यहां से एफ बी निकालने के लिए आपको यहां एफ की जरूरत पड़ेगी, आपके पास नहीं होगा। अगर आप एफ निकाल रहे हैं तो बी की जरूरत पड़ेगी, नहीं होगा। 1 अपॉन एफ बराबर 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन यू तब लगाते हैं जब इन एफ बी या यू में से कोई 2 का मान दिया हो। इसमें ना तो हमें अभी बी का मान दिया है और ना ही अभी एफ का मान दिया है। उन्होंने हमें प्रतिबिंब की ऊंचाई दे दी है और वस्तु की ऊंचाई दे दी है, तो अभी हम जो फार्मूला का यूज करेंगे माइनस बी अपॉन यू बराबर एच डैश अपॉन एच। इससे हमें वी मिल जाएगा। जब वी मिल जाएगा, वी की मदद से हम दर्पण सूत्र लगाएंगे और एफ का मान निकालेंगे। तो देखिए माइनस वी अपॉन यू का मान है -16 बराबर एच डैश है -3 अपॉन एच है 2। ये माइनस प्लस हो गया। b अपॉन 16 बराबर माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, -3/2। इस 16 को इधर भेज देंगे तो v बराबर -3 इंटू 16/2। 16 इंटू में चला गया, 2 अट्ठे 16, तो v का मान आ गया -3 अट्ठे 24 सेंटीमीटर। हम कहेंगे अतः प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण की ओर 24 सेंटीमीटर की दूरी पर होगी, या यह बोल सकते हैं प्रतिबिंब 24 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। फिर उसने कहा वस्तु तक की दूरी, आपको फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो फिर फोकस दूरी के लिए हम लगाएंगे दर्पण सूत्र 1 अपॉन एफ बराबर 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन यू। इससे हम एफ ज्ञात करेंगे, 1 अपॉन एफ बराबर 1 अपॉन बी। वी का मान अगर हम देखें तो हमारा आया है -24 प्लस 1 अपॉन यू। यू का मान दिया है -16। 1 अपॉन एफ बराबर, इस माइनस को ऊपर लिख लेंगे -1/24 प्लस की माइनस से -1/16। 1 अपॉन एफ बराबर हम 24 इंटू 16 एलसीएम ले लेंगे, 16 की 1 से इंटू कर देंगे, 16 एक कम 16 माइनस 24 एक कम 24। 1 अपॉन एफ बराबर, जब दोनों माइनस के होते हैं जोड़ लेते हैं, साइन माइनस का लगाते हैं, तो 16 में 24 जोड़ो, 6 4 10 हासिल 1 2 और 1 3 और 1 4 -40। नीचे 24 इंटू 16, 4 से काटिए, 4 चौक 16, 4 धाम 40, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। 1 अपॉन एफ बराबर माइनस ऊपर 5, नीचे 24 दूनी 48। हमें 1 अपॉन एफ ज्ञात नहीं करना है, एफ ज्ञात करना है। इसको पलट देंगे तो ऊपर एफ हो जाएगा, नीचे 1, इधर 48 और नीचे 5, आगे माइनस 5 को 48 से भाग कर देंगे तो आंसर आएगा एफ बराबर -5 को जब 48 से भाग कर देंगे तो आंसर आएगा 9.6 सेंटीमीटर। तो इसकी फोकस दूरी हो जाएगी 9.6 सेंटीमीटर और वस्तु की स्थिति होगी दर्पण से कितने दूर, 24 सेंटीमीटर की दूरी पर। एक बार फिर से देख लीजिए, हमें h दिया था, u दिया था, h डैश दिया था, हमने इसका सूत्र लगाया, इससे v का मान निकाला और b की मदद से और u की मदद से फोकस दूरी ज्ञात कर ली। और फोकस दूरी ऋणात्मक आई क्योंकि दर्पण उन्होंने पहले से कह दिया था अवतल है, और अगर नहीं कहता तब भी फोकस दूरी ऋणात्मक ही आती क्योंकि दर्पण था अवतल। अब हम
क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए कि उसका 5 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बने। सवाल है कि वह कह रहे हैं एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक अवतल दर्पण है। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक अवतल दर्पण है, इससे कितनी दूरी पर हम वस्तु रखें जिससे उसका प्रतिबिंब वस्तु से 5 गुना बने, 5 गुना बड़ा बने। हमने आपको बताया था जब भी 5 गुना या 4 गुना प्रतिबिंब पूछे, यह कहे कि वस्तु से आधा बने, तो इसके लिए समझ लो ये 5 गुना, 3 गुना, 6 गुना, ये चीजें सब होती हैं, ये रेखीय आवर्धन कहलाती है। तो इसका मतलब है जो इसकी रेखीय आवर्धन हो गई वो हो गई 5। अब बात करते हैं कि इसका इन्होंने कहा कि प्रतिबिंब वास्तविक बने, तो रेखीय आवर्धन हो गई ऋणात्मक। अगर प्रतिबिंब कहता है आभासी बने तो रेखीय आवर्धन हो गई धनात्मक। इन्होंने कहा कि एक दर्पण है जिसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है और उससे कितनी दूरी पर एक वस्तु रखें जिससे कि उसका प्रतिबिंब 5 गुना बड़ा बने। तो बच्चों उन्होंने यह पूछा कि वस्तु को कितनी दूरी पर रखें, तो हम मान लेंगे माना वस्तु को दर्पण के ध्रुव से u दूरी पर रखा है। हमने माना वस्तु ध्रुव से u दूरी पर रखी है, तो पहले हमें उन्होंने जो दिया है वो रेखीय आवर्धन है। रेखीय आवर्धन m बराबर 5 गुना मतलब 5, लेकिन याद रखना है कि हमें यह माइनस में लेना है क्योंकि प्रतिबिंब वास्तविक बना है। मैं आगे लिख दे रहा हूं वास्तविक प्रतिबिंब के मारे, किसके कारण? वास्तविक प्रतिबिंब कारण। अब हम जानते हैं रेखीय आवर्धन जो m होता है वह होता है -v/u बराबर -5। हमने रेखीय आवर्धन दिया था, इसका फॉर्मूला इसके नीचे लगा लिया -v/u। इस माइनस से यह माइनस कैंसिल, v बराबर हो गया, u को इधर भेज दो 5u, u। अब हमारे पास ना तो u है और ना ही v है। अब हम जब लगाएंगे दर्पण सूत्र, वहां से हमें u मिल जाएगा क्योंकि हमें फोकस दूरी दी हुई है 15 सेंटीमीटर। देखिए दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। 1/f जो हमें f दिया है वह दिया है 15 सेंटीमीटर, लेकिन यह हमें लेना पड़ेगा ऋणात्मक क्योंकि अवतल दर्पण है। 1/v, अब v का मान जो हमारे पास है वो 5u है, तो v का मान लगा देंगे 5u प्लस u 1/u 1/-15 5u इंटू u एलसीएम, u की 1 से u, 5u की 1 से 5u। अब 1/-15 5u में 1u जोड़ा 6u और 5u इंटू u, नीचे बचा 5u इंटू u, u से u कैंसिल। अब हम u को 1/-15 बराबर यहां बचा 6 और नीचे 5u। यहां देखिए 5 3 15, 1/-3 बराबर 6/u। u इधर भेज दो, 3 इधर भेज दो, u एक कम u, 6 3 18, वो भी माइनस का। तो जो वस्तु की जो दूरी आ गई वो -18 सेंटीमीटर आई। माइनस ये बता रहा है कि वस्तु इसी साइड है, तो हम कहेंगे अतः वस्तु को अवतल दर्पण पर वस्तु को 18 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए। उसके बाद उसने हमसे कहा दूसरे नंबर पर कि प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब है आपको v ज्ञात करना है। u का मान आ गया है, u का मान हम यहां रख देंगे, इसको डाल लेते हैं समीकरण नंबर 1। हम कहेंगे u बराबर -18 समीकरण 1 में रखने पर तो इसका मान आएगा v बराबर 5, u का मान जो आएगा वो आएगा -18। अब हम 18 की 5 से गुणा कर लेंगे, 5 8 40, हासिल लगा 4, 5 1 कम 5 और 4 9, -90 सेंटीमीटर। अब हम कहेंगे अतः प्रतिबिंब ध्रुव से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। अतः प्रतिबिंब ध्रुव से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। उसने फिर से देख लीजिए एक बार हमसे क्या कहा। उसने हमसे कहा कि एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है और हम वस्तु को कहां रखें जिससे कि वस्तु का 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त हो।
तो हमने क्या किया, हमने माना वस्तु को u दूरी पर रखा जाए और हमारे पास जो 5 गुना कहा था वो रेखीय आवर्धन हो गई। हमने इसकी रेखीय आवर्धन की मदद से v और u में एक संबंध निकाल लिया। फिर हमने दर्पण सूत्र का यूज करा और जहां जहां v था वहां u लगा दिया। उसके बाद और f का मान हमें दिया हुआ था तो हमने इसकी मदद से u का मान निकाल लिया। फिर u का मान समीकरण नंबर 1 में रखा जिससे कि हमें प्रतिबिंब की दूरी मिल गई। अब हमने इससे प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कर ली और उसने जो हमसे पूछा था कि वस्तु को कहां रखा जाए, मतलब वस्तु की दूरी u भी ज्ञात कर ली। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है यदि एक प्रकाश की किरण वायु से कांच के पृष्ठ पर 45 डिग्री पर आपतित होती है। यदि एक प्रकाश की किरण वायु से कांच में, हमने डायग्राम के माध्यम से समझाना चाहा है, वायु से कांच में 45 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। कितने डिग्री कोण पर? 45 डिग्री के कोण पर एक किरण आपतित होती है। इसने कहा तो यह 15 डिग्री पर विचलित होती है। यदि एक वायु से कांच में एक किरण आती है जो 45 डिग्री के कोण पर आती है तथा वह अब इस विरल से सघन में आती है, वायु से कांच में आती है तो 15 डिग्री विचलित हो जाती है। तो ये हमसे कह रहे हैं तो क्रांतिक कोण की गणना कीजिए। क्रांतिक कोण मतलब C की गणना कीजिए। अगर हम आपको जाने क्रांतिक कोण का जो सूत्र होता है, भाई क्रांतिक कोण का सूत्र होता है आपतन कोण की जया साइन I तथा अपवर्तन कोण की जया साइन R का बराबर 1/sin C। साइन I अपॉन साइन R बराबर 1/sin C, जहां C क्रांतिक कोण होता है, I आपतन कोण होता है और R अपवर्तन कोण होता है। इसने हमसे कहा जो आपतन कोण है वो 45 डिग्री है, उसने R हमें अपवर्तन कोण नहीं दिया, लेकिन अपवर्तन कोण ना देने से एक बात दे दी उसने कहा कि ये जो किरण है जो आ रही थी सीधी वो 15 डिग्री विचलित हो गई है। अगर ये सीधी आती, ये अविलंब हो गया, ये सीधी जाती तो अगर ये 45 डिग्री कोण है तो ये पूरा 45 डिग्री का होता, क्योंकि ये क्रॉस वाला ये आपको हमने बताया है ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर होता है। तो अगर ये 45 का है तो पूरा 45 का होता जब ये किरण सीधी जाती। उसने कहा ये किरण जो है 15 डिग्री विचलित हो जाती है, तो विरल से सघन में आई है तो ये इसी साइड मुड़ेगी, तो 15 डिग्री तो विचलित हो गई। अब ये किरण ये आई तो पूरा कोण 45 था, 15 डिग्री विचलित हो गई, तो जो बचा वो कितना बचा? शेष 30 डिग्री बचा। तो यहां पर आपतन कोण जो होगा वो 30 डिग्री होगा और जो यहां पर जो आपतन कोण है वो 45 डिग्री है और जो अपवर्तन कोण होगा जितनी विचलित हुई है उतना कम कर देंगे 15 डिग्री, जो शेष बचेगा 30 डिग्री वो अपवर्तन कोण होगा। इसके माध्यम से हम क्रांतिक कोण C का मान ज्ञात करेंगे। अब हमारे पास जो आपतन कोण है I वो है 45 डिग्री और हमारे पास जो अपवर्तन कोण है R वो 45 में से आपको कितना कम करना होगा? 15 डिग्री आप कम कर देंगे। ये जो 15 डिग्री विचलित हुई है जो शेष बचेगा वो बचेगा R, तो जो R होगा वो होगा 45 में 15 कम करे तो 30 डिग्री। अब इनके मान हम सूत्र में लगा देंगे, तो सूत्र है साइन I का मान है 45 डिग्री अपॉन साइन R का मान है 30 डिग्री बराबर 1/sin C। यहां जो C है वो क्रांतिक कोण है, साइन 45 का मान होता है 1/√2 ब्रैकेट अपॉन साइन 30 का मान होता है 1/2 बराबर 1/sin C। हमने आपको बताया था कि अगर इस टाइप का होता है तो इस वाले को पलट देते हैं, दूर वाले के पास जाता है तो 2 1 कम 2, ऊपर 2 बचा और यहां पर 1 की गुणा √2 से करोगे √2 बराबर 1/sin C। जो हम यहां 2 है यहां √2 है तो आप 2 को लिखेंगे √2 गुणा √2, नीचे है √2, इधर 1/sin C। √2 से √2 चला गया, ऊपर बचा √2, नीचे मान लो 1, इधर 1/sin C। अब हम क्या करेंगे? sin C को इधर और √2 को नीचे भेज देंगे। तो यहां अगर हम देखें sin C यहां आ गया 1 और √2 इधर चला गया, नीचे √2, 1 लिखते नहीं है तो हमने sin C को इधर भेज दिया, √2 को नीचे भेज दिया।
अब हम देखेंगे साइन सी में जो साइन वाले मान होते हैं उसमें 1/√2 किसका मान होता है? 1/√2 साइन 45 का मान होता है। तो हम 1/√2 की जगह लगा देंगे साइन 45। अब हम क्या करेंगे, साइन से साइन कैंसिल कर देंगे, बाहर दिखाते नहीं है काट के, साइन से साइन कट जाएगा, सी का मान आएगा 45 डिग्री और यही होगा क्रांतिक कोण, यही होगा क्रांतिक कोण, सी बराबर 45 डिग्री। एक बार फिर देखिए, उसने हमसे कहा एक किरण है जो आपतित, एक किरण है, इन्होंने कहा यदि प्रकाश की किरण वायु से कांच में आती है, 45 डिग्री पर आपतित होती है, उसके बाद वह 15 डिग्री विचलित हो जाती है। तो अगर 45 डिग्री पर आ रही थी, अगर सीधी आती तो अपवर्तन कोण 45 का होता, लेकिन वो उसी की ओर 15 डिग्री विचलित हो गई। उसी की ओर इसलिए हुई क्योंकि वो वायु से कांच में आई, विरल से सघन में आई। अगर 15 डिग्री विचलित हो गई, उसके बाद इसका मतलब यह है कि उसका अभिलंब से जो कोण बनेगा वो 30 डिग्री बनेगा, क्योंकि पूरे 45 होता, 15 विचलित हो गई, 30 बनेगा। तो हम पर आई 45 मिल गया, आर 30 मिल गया। हमने क्या किया, हमने यहां पर सूत्र लगा लिया, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर 1/sin सी। साइन आई का मान 45 लगाया, साइन आर का मान 30 लगाया और 1/sin सी। साइन 45 1/√2 होता है, साइन 30 1/2 होता है। हमने इसको पलट दिया, 2 1 कम 2, 1 की √2 से √2। फिर हमने 2 को 2 बार लिखा, वो भी अंडररूट में, क्योंकि हमें पता था नीचे अंडररूट है, तो हमने √2 गुणा √2। कहीं लिखा 3 तो हम लिख सकते हैं √3 गुणा √3। कहीं लिखा 5 तो हम लिख सकते हैं √5 गुणा √5। तो हमने 2 को लिखा √2 गुणा √2, √2 से √2 कट गया, नीचे बचा 1, ऊपर बचा √2, 1/sin सी। हमने साइन सी को इधर भेजा, √2 को नीचे भेजा, 1 को लिखते नहीं है। हमने जैसे इसको इधर भेजा, जैसे इधर इसे भेजा, तो हमने देखा 1/√2 किसका मान होता है, साइन में। साइन 45 का होता था, साइन से साइन काट दिया और सी का मान जो आया वो 45 डिग्री आया। यही आपतन कोण, जो यही क्रांतिक कोण ज्ञात हो गया। अब हम इसके आगे सेकंड पार्ट के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आप ये अच्छे से देख लेना। अब जो सेकंड पार्ट है सेकंड बुक का, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।